आज की वीडियो में हम देखेंगे हमारे 6th सेमेस्टर की जो इकोनॉमिक्स है, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, उसका फर्स्ट चैप्टर अंतर क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है, इसके बीच का अर्थ क्या है, इनकी डेफिनेशंस क्या है, इनका मीनिंग क्या है, ये सब कुछ हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा अंतर क्षेत्रीय व्यापार का अर्थ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अध्ययन का प्रमुख केंद्र बिंदु विभिन्न राष्ट्रों के बीच वस्तुओं, जो हमारी वस्तुएं हैं, जो सेवाएं हैं, सेवाएं यानी कि जो भी हम एक देश से दूसरे देश में जो भी हम सेवाएं प्रदान करवाते हैं, जो साधन है हमारे, उनके आदान प्रदान से संबंधित है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार वह व्यापार है जो विभिन्न देशों के नागरिकों के बीच होता है। नेम से ही मीनिंग क्लियर होता है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या होता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार वह व्यापार होता है जो एक देश से दूसरे देश के बीच में किया जाता है। सामान्य अर्थ में वस्तुओं तथा सेवाओं के क्रय विक्रय यानी कि लेन देन को व्यापार कहा जाता है। व्यापार को आंतरिक व्यापार तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि बांटा जाता है। आंतरिक व्यापार, ठीक है। अंतर क्षेत्रीय व्यापार क्या है, या फिर घरेलू व्यापार। आंतरिक व्यापार वह व्यापार है जो एक देश के निवासियों द्वारा विभिन्न स्थानों या क्षेत्रों के बीच किया जाता है, यानी कि एक देश के अंतर्गत रहते हुए, एक ही देश में रहते हुए हम विभिन्न राज्यों के अंदर हम व्यापार करते हैं। वो तो क्या होता है हमारा अंतर क्षेत्रीय व्यापार, यानी कि एक ही राज्य में रहते हुए एक ही देश के अंदर, ठीक है। इससे राष्ट्रीय व्यापार भी कहा जाता है, घरेलू व्यापार भी कहा जाता है और अंतर क्षेत्रीय व्यापार भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्या, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के बीच में जो होने वाला व्यापार है उसको क्या बोलते हैं, अंतर क्षेत्रीय व्यापार कहा जाता है। लेकिन जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है वो नेम से ही मीनिंग क्लियर होता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मीनिंग ये होता है कि एक देश से दूसरे देश के बीच में जो व्यापार किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि भारत से अमेरिका को सामान भेजा जाएगा, उससे भारत के निर्यात कहा जाएगा, यानी कि हम भारत से जो भी निर्यात कर रहे हैं, ठीक है, जो अमेरिका आयात कर रहा है वो अमेरिका के क्या होंगे, वो आयात होंगे। जो वो भारत से सामान मंगवाएगा और वो भारत के क्या होंगे, निर्यात होंगे। निर्यात का मतलब होता है कि हम जो यहाँ से चीज भेज रहे हैं वहां पे वो निर्यात हो जाता है, और जो देश उस सामान को मंगवा रहा है, ठीक है, वो उनके लिए क्या हो जाता है, आयात हो जाते हैं। इसके विपरीत भारत अमेरिका से जो सामान मंगवाएगा उसे क्या कहा जाएगा, भारत के आयात कहा जाएगा, ठीक है। यानी कि जो भारत है वो क्या कर रहा है, अमेरिका से सामान मंगवा रहा है, तो वो भारत के लिए क्या हो जाएंगे, आयात हो जाएंगे, और वो अमेरिका के लिए क्या हो जाएंगे, निर्यात हो जाएंगे, ठीक है। इतना ही मीनिंग क्लियर कर देता है टॉपिक, तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है। इसकी एक डेफिनेशन कर लीजिएगा एनातोल मुराद के शब्दों में। एनातोल मुराद के शब्दों में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार राष्ट्रों के बीच होने वाला व्यापार है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से ही आपको पता चल गया कि दो राष्ट्रों के बीच होने वाला व्यापार है, ठीक है। इसकी एक डेफिनेशन बहुत है। नेक्स्ट हम करते हैं अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण का अर्थ तथा मेथड। इसके अंतर्गत जो भी हमें दिया गया है, जैसे कि इसके अंतर्गत एक ये आएगा कि निरपेक्ष लागत के बारे में पूछा जाएगा, तो वो आपका जो सेकंड चैप्टर है उसके अंदर पूरा मीनिंग क्लियर कर देता है, लेकिन इस टॉपिक के अंदर में मैं आपको बता दूंगी, आपका मीनिंग एक बार के लिए क्लियर हो जाएगा। व्यक्तिगत दृष्टिकोण से विशिष्टीकरण से अभिप्राय किसी विशेष कार्य में अथवा किसी विशेष वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण या निपुणता प्राप्त करने से। इसके अंतर्गत क्या बोला गया है कि एक देश किसी भी वस्तु के उत्पादन में यदि विशिष्टीकरण प्राप्त कर लेता है तो वो क्या करता है, वो उस वस्तु का उत्पादन अधिक मात्रा में कर लेता है, और जो अधिक मात्रा में किया गया उत्पादन है उसका जितना उपयोग वो अपने देश में करता है वो हो जाता है, और बाकी का जो अधिशेष बच जाता है जो उत्पादन, उनका वो क्या कर देता है, निर्यात कर देता है। विशिष्टीकरण का मतलब होता है कि उस देश के पास उस साधन को उत्पन्न करने के लिए, मतलब कि भरपूर मात्रा में उसके उत्पादन है, ठीक है, तभी वो उस वस्तु के उत्पादन में क्या कर देता है, विशिष्टीकरण प्राप्त कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल यदि भारत है, भारत ने क्या किया, गेहूं के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त कर लिया है, ठीक है, यानी कि जो गेहूं का उत्पादन है, विशिष्टीकरण प्राप्त करने का मतलब होता है कि वो गेहूं का उत्पादन अधिक मात्रा में कर सकता है, ठीक है, और कम रुपए में कर सकता है, ठीक है। सस्ती मात्रा में वो उत्पादन करता है और अधिक उत्पादन करता है, ठीक है। अदर जो स्टेट है उनके कंपैरिजन में वो अधिक मात्रा में उत्पादन करता है, तो वो क्या कर लेता है, वो एक विशिष्टीकरण प्राप्त कर लेता है, ठीक है, कि भारत जो है वो गेहूं के उत्पादन में उसने विशिष्टीकरण प्राप्त कर लिया है। तो अदर जो स्टेट के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो भारत से क्या करते हैं, गेहूं मंगवा लेते हैं, और उसके बदले में वो क्या करते हैं, किसी और चीज़ का निर्यात कर देते हैं, या फिर वो मनी मतलब देते हैं उनको, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है कि किसी विशेष वस्तु के उत्पादन में, यानी कि एक स्पेसिफिक मतलब थिंग के बारे में वो क्या करते हैं, विशिष्टीकरण प्राप्त कर लेते हैं। एक अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से इससे अभिप्राय उत्पादन के उन विशेष
क्षेत्रों में देश के संसाधनों के उपयोग से है, जिनसे शेष विषयों की तुलना में देश को निरपेक्ष अथवा तुलनात्मक लागत प्राप्त होती है। यानी कि जो बाकी का जो विषय है उसकी तुलना में उसको क्या अधिक लागत है, अधिक मतलब बचत प्राप्त होती है। यानी कि आगे आपकी थ्योरी में आएगा, सेकंड चैप्टर की जो थ्योरी है उसके अंतर्गत आएगा आपके चैप्टर में कि विशिष्टीकरण का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। ठीक है, निरपेक्ष लागतें होगी, सापेक्ष होगी, ठीक है, समान लागतों में अंतर वो क्या है आपका, ये सभी मीनिंग क्लियर वहां कर देंगे आपके टॉपिक को। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, जो एक देश है वो क्या करता है, अब हर जो देश है वो हर वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, तो एक जो देश है वो एक ही वस्तु के उत्पादन में या फिर दो वस्तु के उत्पादन में, ये तो नहीं है ना कि हर देश हर एक वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त कर लेगा। ठीक है, हर देश जो है वो अदर जो देश है उनसे वस्तुओं को मंगवाता भी है और भेजता भी है उन देशों में। ठीक है, तो इसके अंदर यही बोला गया है कि जो एक देश है जब वो एक वस्तु के उत्पादन में परफेक्ट हो जाता है तो वो क्या बोल देते हैं, विशिष्टीकरण प्राप्त कर लिया इस देश ने। ठीक है, तो जो देश विशिष्टीकरण प्राप्त कर लेता है उस देश से जो अदर जो देश है ना वो वहां से क्या कर लेते हैं, वस्तुओं का आयात कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि अब जैसे भारत ने गेहूं के उत्पादन में मान लो विशिष्टीकरण प्राप्त कर लिया है, तो जो अदर देश है वो क्या कर लेंगे, भारत से गेहूं का आयात कर लेंगे। ठीक है, और अगर किसी और देश ने कपड़ों के मामले में अगर मान लो कपड़ों के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त कर लिए तो भारत क्या करेगा, वहां से कपड़ा खरीद लेगा। ठीक है, आगे विशिष्टीकरण प्राप्त करने का मतलब ये होता है कि सस्ती कीमत में उस चीज़ को मिल जाना। ठीक है, सस्ता मतलब डिमांड, जो उनके प्राइस होंगे वो बहुत ज़्यादा सस्ते होंगे। ठीक है, जब अब जैसे चीन के अंदर है, चीनी जो आइटम्स होते हैं, चीनी जो माल होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा सस्ता होता है। जैसे कि चीनी जो चाइनीज़ जो फ़ोन वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं, सस्ते होते हैं, तो हम क्या करते हैं उनकी डिमांड ज़्यादा करते हैं और चीन से इसलिए माल मंगवाया जाता है क्योंकि उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और प्राइस भी कम होते हैं। अब जैसे यहाँ की जो कंपनी है जैसे सैमसंग हो गई, सोनी हो गई, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली रहते हैं, इसलिए लोग क्या करते हैं उनको ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं। ठीक है, तो चीन ने क्या एक तरीके से विशिष्टीकरण प्राप्त कर लिया। ठीक है, जब देश के संसाधनों का उपयोग कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में किया जाता है तब विशिष्ट वस्तु का उत्पादन घरेलू जरूरतों से अधिक हो जाने की प्रवृत्ति रखता है, तब जो अधिशेष होता है उनका वो क्या कर देते हैं, निर्यात कर देते हैं। ठीक है, जब विशिष्टीकरण का जो उत्पादन है, अब जैसे यहाँ पे अगर मान लो गेहूं का उत्पादन अधिक हो गया है तो जितना यहाँ पे गेहूं यूज होगा उतना यूज कर लेंगे हम, जो अधिक होगा वो हम क्या कर देते हैं, निर्यात कर देते हैं। ठीक है, दूसरी ओर जब गैर विशिष्ट क्षेत्रों से साधनों को वापस ले लिया जाता है तब देश की घरेलू जरूरतों के लिए कुछ वस्तुओं का उत्पादन कम पड़ जाता है। तो वो क्या है, जब गैर विशिष्ट यानी कि जो भी जो क्षेत्र है वो विशिष्ट नहीं है उस उत्पादन के लिए। ठीक है, तो वो वहां से जब साधनों को वापस ले लिया जाता है तो देश की जो घरेलू जरूरतें हैं उनके लिए उत्पादन कम पड़ जाता है, इसके फलस्वरूप इनके आयात की आवश्यकता पड़ती है। जब हमारे यहाँ पे जो गैर विशिष्ट मतलब कि अगर मान लो यहाँ पे चावल है, ठीक है, उनके अंतर्गत हमने विशिष्टता प्राप्त नहीं किया, जब अगर उनका उत्पादन कम पड़ जाता है तब हम क्या करते हैं, उन वस्तुओं का आयात करते हैं। ठीक है, दूसरे देशों से हम उन वस्तुओं को मंगवाते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निर्यात एवं आयात अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण का ही स्पष्ट परिणाम है। यही नहीं है कि अगर हमारे भारत ने गेहूं के मामले में गेहूं के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त कर लिया तो हम कोई और वस्तु को नहीं मंगवाएंगे। ठीक है, हम गेहूं तो वहां भेज देंगे लेकिन जो चीज़ हमारे यहाँ पे जिस वस्तु का उत्पादन हमारे यहाँ पे नहीं है इतना, तो वो हम क्या कर लेते हैं, हम मंगवा लेते हैं। इसी को ही क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में निर्यात भी होते हैं और आयात भी होती है, अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण का ही स्पष्ट परिणाम है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से अंतर्राष्ट्रीय लाभ अवश्य मिलना चाहिए। तकनीकी दृष्टि से इसे व्यापार में लाभ कहा जाता है। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं तो हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों करते हैं, क्योंकि इससे हमें लाभ प्राप्त होता है। यदि हमें लाभ ही नहीं मिलेगा तो हम वो वाला व्यापार करेंगे ही क्यों। ठीक है, तो हम कोई भी व्यापार करते हैं तो हमें लाभ मिलता है, इसलिए हम वो व्यापार करते हैं। तो ठीक है, तो इसमें ये कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हम तब करते हैं जब हमें लाभ प्राप्त होता है। आगे है अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण को प्रभावित करने वाले तत्व। अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण को प्रभावित करने वाले तत्व या फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के निर्धारक तत्व दोनों एक ही बात है। आगे है प्राकृतिक निधि। प्राकृतिक निधि अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण का ही आधार है। अब देखो एक जगह क्या होते हैं, एक जो देश है वो ये तो नहीं है ना कि हर एक देश के अंदर हर प्रकार के जो संसाधन है वो उपलब्ध होंगे, प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध होंगे। कोई देश किसी प्राकृतिक संसाधन के मामले में विशिष्टीकरण प्राप्त करता है तो कोई किसी और प्राकृतिक संसाधन के मामले में विशिष्टीकरण प्राप्त करता है। ठीक है, इससे अभिप्राय एक देश के उस संसाधन आधार से है जो प्रकृति से निःशुल्क उपहार के रूप में प्राप्त होता है, जो प्रकृति से हमें फ्री में मिला हुआ है। ठीक है, खाड़ी देशों में तेल के कुएं, भारत में अभर्क के एक धातु का नियम है कि अपार भंडार, रूस में मैग्नीज, जापान और बांग्लादेश जैसे तटीय क्षेत्रों में मछली उत्पादन की बहुत अधिक संभावना आदि विश्व के विभिन्न देशों के बीच विभिन्न प्राकृतिक निधियों के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है। प्राकृतिक निधियों में प्राकृतिक तथा भूमि का उपजाऊपन
तथा जलवायु संबंधी स्थितियां भी शामिल होती है। इसलिए भारत और श्रीलंका ने चाय के लिए उपयुक्त जलवायु स्थितियों के कारण चाय के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त कर लिया, यानी कि वो वहाँ की उनकी उपजाऊ शक्ति के ऊपर निर्भर करता है, जो कि हमें प्रकृति से प्राप्त है। ठीक है, तो अब क्या है, जो श्रीलंका है और भारत है, उसने क्या है, चाय के मामले में उसने क्या है, विशिष्टता प्राप्त कर लिया है, जो कि उसको क्या प्रकृति से मिला गया। प्रकृति की वजह से ही उसने क्या किया है, विशिष्टता प्राप्त किया है, यानी कि प्रकृति का भी पूरा सहयोग रहा है। तकनीकी ज्ञान। अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण का एक और निर्णायक निर्धारक तत्व तकनीकी ज्ञान है। अपनी प्रौद्योगिकी के विकास के कारण विश्व के विकसित देशों ने प्रकृति निधि के सभी रुकावटों पर काबू पा लिया है। ठीक है, जापान केवल एक तटीय देश है जिसके पास न्याय के बराबर प्राकृतिक संसाधन है, परंतु इसकी तकनीकी, अब क्या है, प्राकृतिक संसाधन कोई जरूरी नहीं है कि हर देश में होंगी ही होंगी। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन की भी एक लिमिट होती है। ठीक है, अगर प्राकृतिक संसाधन नहीं होंगे तो ये तो नहीं है ना कि हम उस देश, जो वो देश है वो विकसित हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अपनी एक टेक्नोलॉजी भी होती है, अपनी एक टेक्नोलॉजी के आधार पर भी हम विकसित हो सकते हैं। अब जापान में क्या थे, जो प्राकृतिक संसाधन थे वो बिल्कुल न्याय के बराबर थे, लेकिन वहाँ की टेक्नोलॉजी अच्छी होने की वजह से उसने भी क्या कर लिया, विशिष्टता प्राप्त कर लिया। और उसने किसको लेके विशिष्टता प्राप्त किया, मोटर गाड़ी उत्पादन के क्षेत्र में एक बहुत ही विकसित देश की विशिष्टता प्राप्त कर लिया। मतलब कि एक बहुत ही ज़्यादा विकसित देश माना जाता है आज के टाइम में जापान, और उसके पास प्राकृतिक संसाधन न होने के बाद उसने क्या विशिष्टता प्राप्त कर ली है। लागतों में अंतर। अब लागतों में अंतर तो आपको पता ही है, मैंने आपको ये अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण का अर्थ तथा महत्व के अंदर भी मैंने आपको क्लियर किया था कि लागतों में अंतर पाया जाता है। ठीक है, अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, लागतों में अंतर पाया जाता है। उत्पादन की लागत में अंतर। अब क्या है, अब जो चीज़ जहाँ पे विशिष्टता प्राप्त करता है, ठीक है, जो देश विशिष्टता प्राप्त करता है, तो वहाँ पे क्या होती है, जो प्राइस होती है ना, जो उत्पादन की जो प्राइसेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा लो होती है। ठीक है, अदर देश के मुकाबले में वो बहुत ज़्यादा कम होती है। इसीलिए क्या है, वो उसका जो माना जाता है कि उसने विशिष्टता प्राप्त कर लिया। विशिष्टता प्राप्त करने का मीनिंग ये होता है, अदरवाइज हर जो देश है वो हर वस्तु का उत्पादन कर सकता है, चाहे वो कम मात्रा में करे उत्पादन, लेकिन वो बना तो सकता ही है। आजकल के टाइम में हर टेक्नोलॉजी है, हर वस्तु का उत्पादन हो सकता है, लेकिन क्या होता है कि जो मेन जो सोर्सेज होते हैं उत्पादन करने के, वो हर जगह में अवेलेबल नहीं होते। ठीक है, अब जैसे भारत में क्या लेबर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और जो अमेरिका है वहाँ पे क्या टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, तो जो काम लेबर कर सकती है वो जरूरी तो नहीं कि वो हर प्रकार की उनके पास टेक्नोलॉजी होगी वो टेक्नोलॉजी भी कर पाएगी। हो सकता है आने वाले टाइम में, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ना हो पाए, लेकिन एक बार के लिए देखा जाए कि विशिष्टता का मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग यही होता है कि जो प्राइसेस होते हैं उत्पादन के वो बहुत ज़्यादा लो होते हैं, इसलिए ही बोला जाता है कि उस देश ने उस वस्तु के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त कर ली है। ठीक है, जापान ने मोटर गाड़ी के उत्पादन में कर ली है, तो यही चीज़ होती है, यही मेन मोटिव है। उत्पादन की लागत में अंतर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का वास्तव में मुख्य आधार है। ठीक है, उत्पादन की जो लागतें हैं उनमें क्या होता है, अंतर पाया जाता है, यानी कि जो गेहूं के उत्पादन यहाँ पे हम करते हैं उसके अंदर जितनी पे लगती है, हमारी जितनी इनकम लगती है, वो क्या है, अदर जो देश है वो अगर वस्तु का उत्पादन करते हैं और वो जो उत्पादन करते हैं उसके अंदर जितना पैसा लगाते हैं वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू भारत में। ठीक है, तो लागतों में अंतर पाया जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। ठीक है, विभिन्न देश उन वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त कर लेते हैं जिनमें निरपेक्ष अथवा तुलनात्मक लागत अंतर होता है। ठीक है, जिनमें अंतर कम पाया जाता है वो ये माना जाता है कि वो जो देश है वो विशिष्टित है उस वस्तु के उत्पादन में। परंतु अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एकमात्र मापक प्रतिस्पर्धात्मक लागत अंतर ही नहीं होता, उच्च कोटि की विक्रय कला, वस्तु विभेद, विज्ञापन एवं प्रचार अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्तावाद के आधुनिक युग में कुछ महत्वपूर्ण घटक उभर कर आए हैं। यानी कि क्या है, हर एक वस्तु के उत्पादन, ये नहीं होता कि उत्पादन की लागतों में ही अंतर दिखा जाए। ठीक है, विज्ञापन जो हम देते हैं, कंपटीशन भी होता है, हर वस्तु के उत्पादन में क्या होता है, अंतर पाया जाता है। तो इसलिए क्या बोला जाता है कि उस देश ने विशिष्टता प्राप्त कर लिया। खाली लागतों में अंतर ही नहीं देखना, हमने वस्तुएं भी क्या होती है, अलग अलग होती है। अब जैसे बोलते हैं ना, हम मुंबई का कपड़ा है वो, ठीक है, हम वहाँ जापान की साड़ी है, जो भी हम बोलते हैं, ठीक है, मारवाड़ी साड़ी, हम कपड़े का जो उत्पादन है वो तो भारत में भी किया जाता है, लेकिन जब हम कपड़े वाली शॉप पे जाते हैं तो वो बोलते हैं ना बनारसी साड़ी है। ठीक है, तो क्या है, वस्तु के अंदर क्या होता है, अंतर पाया जाता है। वस्तुओं की जो क्वालिटीज होती हैं वो क्या होती है, भिन्न भिन्न होती हैं, अलग अलग होती हैं। उनकी जो अट्रैक्टिव जो देखते हैं, अट्रैक्शन देखते हैं जो लोग, वो लोगों के ऊपर डिपेंड करती है कि वो कौन से वाला कपड़ा खरीदना पसंद करेंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, आयात और निर्यात करते हैं एक देश से दूसरे देश में। ठीक है, विज्ञापन देते हैं लोग। ठीक है, तो इनके अंदर भी क्या होता है, अंतर पाया जाता है। कला होती है, बेचने की कला होती है, खरीदने की कला होती है एक। ठीक है, बेचने वाले के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो किस प्रकार से बेच रहा है अपनी मतलब वस्तुओं को, तो इसके अंदर भी क्या होता है, अंतर पाया जाता है। इसलिए क्या किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है। और इसी यही होता है विशिष्टीकरण का मतलब, मेन यही होता है कि जो उनकी लागतें, जो टोटल लागतें हैं उसके अंदर क्या अंतर पाया जाता है। प्रतिस्पर्धात्मक का मीनिंग मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉम्पिटिशन। ठीक है, नई आर्थिक प्रणाली।
बहुराष्ट्रीय निगमों के माध्यम तथा नई आर्थिक प्रणाली के उदय होने से विश्व बाजार के वैश्वीकरण ने विभिन्न राष्ट्रों को शेष विश्व के साथ समन्वित होने के लिए बाध्य कर दिया है, जिससे विशिष्टीकरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व बहुत बढ़ गया है। इसका मतलब होता है किसी भी देश के साथ आयात निर्यात हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि जो नई आर्थिक प्रणाली आई है उसके अंतर्गत हमें किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। हम जो भी जितने भी जो शेष विश्व की जो भी देश हैं जो भी है, ठीक है, हम उनके साथ क्या आसानी से आयात और निर्यात कर सकते हैं। हमें किसी प्रकार की कोई भी रोक टोक नहीं है। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगी। थैंक यू सो मच गाइज।